हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। क्लास सेवन्थ हिस्ट्री के चैप्टर 2 न्यू किंग्स एंड किंगडम में आपका स्वागत है। यह चैप्टर 7th सेंचुरी से लेकर के 1000 ईस्वी तक, 1000 के लगभग 1200 तक का एरिया ये कवर करता है। उस दौर में किस तरह के राजा हुए और उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी, यह उनके बारे में बताता है। आइए देखते हैं इस चैप्टर के क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और 700 से लेकर के 1200 तक जो राजा थे वो किस प्रकार के थे और उन्होंने पावर किस तरह से गेन की। यह वो पीरियड था जबकि भारत में कोई एक मेजर जो है पावर नहीं थी। अलग अलग इलाकों में कई सारे छोटे छोटे राजा जो है पनपते हैं। बहुत छोटे तो नहीं थे, यूरोप के हिसाब से तो तब भी बड़े थे, लेकिन फिर भी कई सारे जो है राजा पनपते। जैसे यहाँ पर आप चामान दे सकते हैं, यहाँ गुर्जर प्रतिहार हैं, यहाँ चंदेल हैं, ठीक है, यहाँ पर पालाज हैं, ये राष्ट्रकूट्स हैं, यहाँ कलिंगा में अलग में गंग डायनेस्टी है। साउथ में आए तो फिर चोलाज हैं, चेराज हैं, पांड्याज हैं। ऐसे ऐसे बहुत सारे रूलर थे जो कि इस दौर में आप जो है मतलब उन्होंने रूल किया। बेसिकली 3 नाम जो है फेमस रहे हैं। चाहमान, जिनको चौहान कहा जाता है, पृथ्वीराज चौहान की कहानी आपको रह रह करके मिलेगी। पाल्स और राष्ट्रकूट, और नीचे की ओर जो है चोलाज। ये जो है मेजर डायनेस्टीज़ थी जो इस दौर में रूल करती है। आइए देखते हैं इन नए जो है डायनेस्टीज़ का एमरजेंस कैसे हुआ और कैसे ये प्रभाव में आया। 7th सेंचुरी तक आते आते भारत में कोई भी जो है एक सेंट्रल पावरफुल डायनेस्टी नहीं थी। जैसे मौर्यन एम्पायर हो गया, बाद में गुप्ताज आए, इस तरह का कोई एक ऑल इंडिया एम्पायर नहीं था। छोटे छोटे राज्य थे। उन राज्यों में भी कई बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स थे जिनके पास बहुत बड़ी लैंड होल्डिंग्स होती थी, ठीक है। मीन से एक साथ वो कई शहर पर रूल कर रहे थे और मतलब हज़ारों किलोमीटर का एरिया जो है, सैकड़ों किलोमीटर का एरिया जो है उनके कंट्रोल में था। तो ये जो बड़े लैंडलॉर्ड्स थे, चूँकि इनके पास पैसा था, पावर था, तो राजा लोग भी इनकी रिस्पेक्ट करते थे और इनको सामंत कहते थे, ठीक है। देखो, पुराने दौर में क्या होता था कि जो लैंडलॉर्ड्स होते थे वो अपनी मनमर्जी से रूल नहीं कर रहे थे। राजा जब चाहे उनको रखा, जब मन किया उठा करके उनको डिस्प्लेस कर दिया। बट मिडिल एज तक आते आते ये सामंत बहुत पावरफुल हो गए, ठीक है। इन सामंतों की कंडीशन ये थी कि इनके पास खुद का जो है अपना एक एरिया होता था जहाँ पर लाइफ लॉन्ग वो रूल कर सकते थे और अगली जनरेशन भी इन्हीं का बेटा रूल कर सकता था। पहले क्या था कि राजा जब चाहे जिसको उठा के रखा या फिर उठा के किक आउट कर दिया, लेकिन सामंताज की जो पावर थी वो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र हो रही है। जैसे कि राजा की तो उनके पास लैंड हो गई, आर्मी भी थी, ठीक है, उनके पास टैक्स कलेक्शन का राइट भी था। तो एक तरह से ये एडमिनिस्ट्रेशन वो कर ही रहे थे। तो इस तरह से एक तरह से वो मिनी राजा ही आप कह सकते हो, और पावर इनहेरिटेड मिलती थी। तो इस तरह से ये एक तरह से मिनी राजा हुआ करते थे। आप डिफरेंस क्या था कि कहने के लिए ये बड़े राजाओं के अंदर थे और टाइम टू टाइम ये उनके लिए गिफ्ट लेकर के जाते थे और टैक्स उनको प्रोवाइड करते थे। एडिशनली जब कभी लड़ाई होती थी तो ये लोग जो है राजा को मिलिट्री सपोर्ट करते थे। तो सिस्टम कैसा हुआ, एक बड़ा राजा, उसके अंदर कई बड़े बड़े लॉर्ड्स, ठीक है। हर लॉर्ड जो है लॉर्ड दैट इज सामंता, हर लॉर्ड अपने आप में एक मिनी राजा है और ये लोग जो मेन राजा थे वो उसको सपोर्ट करते थे। बट कई बार क्या होता था, जो एम्बिशियस लॉर्ड्स होते थे या सामंत होते थे, ये लोग उल्टा जो है राजा को ही मार करके खुद ही राजा बनने की कोशिश करते थे। या तो उनको हरा दिया या फिर उनको मार डाला और खुद राजा बनने की कोशिश करते थे। जैसे जैसे सामंतों की पावर बढ़ती गई, उन्होंने नए नए टाइटल्स यूज़ करना शुरू किया। महासामंत, ठीक है, मतलब अब हम बहुत बड़े सामंत हैं। महामंडलेश्वर, इट मीन्स कि इस पूरे इलाके के हम सबसे बड़े जो है लॉर्ड हैं, सामंत हैं। और कई बार वो जो है राजा से अलग होने की भी कोशिश करते। क्यों? क्योंकि उनके पास फ़ौज है, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है, उनके पास जुडिशियल पावर है। तो कहीं ना कहीं वो चाहते थे कि अगर कुछ सेटिंग बैठ जाए कुछ, तो हम राजा को हरा करके खुद ही अपने राजा बन जाएं। ऐसे ही एक कम्युनिटी थी राष्ट्रकूट, बेसिकली एक फैमिली थी, सॉरी। राष्ट्रकूट कहाँ पे हैं, ठीक है। तो राष्ट्रकूट जो है अगर हम मैप में देखें तो बेसिकली इनका जो इलाका बनता है वो जो है महाराष्ट्र के आसपास का इलाका है, ठीक है। थोड़ा सा जो है पिक्चर क्वालिटी अच्छी कर लीजिएगा, आपको चीज़ें साफ साफ दिखेगी।
आप अगर आपको जगह पता ना हो तो वीडियो के टॉप पर जो है 3 डॉट्स दिखते हैं, क्लिक कीजिए और क्वालिटी जो 240 से ऊपर कर दीजिएगा, चीज़ें साफ साफ दिखेगी। तो ये जो है राष्ट्रकूटों का इलाका है, महाराष्ट्र कर्नाटका के इलाके में जो है ये रूल करते थे। तो बेसिकली ये कौन थे? तो राष्ट्रकूटास जो लोग थे ये बेसिकली उसके पहले एक डायनेस्टी थी चालुक्यास। तो ये चालुक्यास के अंडर जो है ये सिर्फ सामंत थे। चालुक्यास के अंदर, चालुक्य इनसे पहले इस इलाके पर रूल कर रहे थे, तो ये उनके सामंत थे। लेकिन मिड 8th सेंचुरी तक आते आते जो चालुक्यास थे वो बड़े कमज़ोर हो गए। तो राष्ट्रकूटों का जो चीफ था दंती दुर्गा, इसने क्या किया, राष्ट्रकूटों को उठा के फेंक दिया, उनको हरा दिया, ठीक है, मार डाला। उसके बाद जो है इसने एक रिचुअल परफॉर्म किया, हिरण्यगर्भा, ठीक है, गोल्डन विम। सीधी सी बात है, आप अगर अपने राजा को मार डाल रहे हो तो लोग तो आपको पसंद करेंगे नहीं, नंबर 1 थिंग। सेकेंड थिंग, लोग तो आपको पहले भी जान रहे हैं कि अरे यार ये तो एक जमींदार है, ये तो एक सामंत है, ये राजा कैसे हो सकता है। तो उसने एक टैक्टिस लगाई, उसने क्या किया, एक रिचुअल जो है अप्लाई किया, हिरण्यगर्भा, जिसके तहत देखो गर्भ क्या होता है, जहाँ से एक बेबी का जन्म होता है, ठीक है। तो एक पूजा पाठ करवाया, उसमें जो है ब्राह्मण्स ने डिक्लेयर किया कि जो दंती दुर्ग है उसका पुनर्जन्म हुआ है और अब की बार वो एक क्षत्रिय के तौर पे जन्म लिया। बेसिकली ही वॉज नॉट ए क्षत्रिय, ठीक है। और इंडियन माइथोलॉजी कहती है कि क्षत्रियों को ही जो है धरती पर रूल करने का अधिकार है। तो इस तरह से इस पूजा पाठ के थ्रू ब्राह्मण्स ने डिक्लेयर कर दिया कि वो एक क्षत्रिय है, इसलिए अब वो इस इलाके पर रूल कर सकता है। अच्छा, ब्राह्मण्स ने क्यों किया? तो सीधा सा बात है, उनको ढेर सारा डोनेशन मिला तो उनका फ़ायदा हो गया, और उनको क्या था, सिर्फ एक डिक्लेरेशन देनी थी, तो उन्होंने डिक्लेयर कर दिया। और फाइनली राष्ट्रकूटा बहुत ही पावरफुल राजा के तौर पे भारत में उभरते हैं, ठीक है। इसी तरह से इस दौर में कई सारे ऐसे जो है कि लोग उभर के आते हैं जो बेसिकली नॉन क्षत्रिय थे, ठीक है, वो क्षत्रिय फैमिली को बिलोंग नहीं करते थे, लेकिन क्योंकि उनके अंदर मिलिट्री एबिलिटी थी और इसके कारण अभी आगे जब आप ट्राइबल जोन में पढ़ेंगे तो बहुत सारे ट्राइबल किंग से भी मिलेंगे। तो ये लोग जो है नॉन क्षत्रिय थे, फिर भी अपने लड़ाई लड़ने की कैपेसिटी के कारण इन्होंने जो है ये राजा बने। जैसे एक और राजा है कदम्ब मयूर शर्मन, ठीक है, ये गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टीज़ को बिलोंग करते हैं। तो बेसिकली ये ब्राह्मण्स थे। ब्राह्मण का काम क्या था हिंदू माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग, कि ये लोग पूजा पाठ करेंगे और धार्मिक काम करेंगे, लेकिन उसने जो है अपना एक एम्पायर खड़ा किया, ठीक है। तो इस तरह से ऐसे बहुत सारे केसेस रहे हैं जबकि नॉन जो है क्षत्रिय लोगों ने भी राज्य बनाया। इन राज्यों का राज्य शासन कैसे चलता था, मिडिल एज की स्टार्टिंग में जो है लोग कैसे रूल करते थे। तो अक्सर जो है ये जो नए नए राजा थे ये अलग अलग तरह के टाइटल यूज़ करते थे। पहले राजा यूज़ किया, फिर महाराजा यूज किया, फिर महाराजाधिराज किया। राजा मतलब छोटा राजा, जब महाराजा कहा तो मतलब बड़ा राजा, जब महाराजाधिराज कहा तो इसका मतलब राजाओं का राजा, ठीक है, जितने भी महाराजा हैं उनके राजा। इसी तरह से एक और टाइटल था त्रिभुवन चक्रवर्तीन, मतलब हम तीनों दुनिया के राजा हैं। जैसे हिंदू माइथोलॉजी कहती है, एक तो ज़मीन हो गई, दूसरा स्वर्ग हो गया, ठीक है, स्वर्ग हो गया, एक ज़मीन हो गई, ठीक है, जिस पे हम रहते हैं, और तीसरा जो है ज़मीन के अंदर ये पाताल लोक कहते हैं। तो इन्होंने जो कुछ राजाओं ने दावा किया कि हम तीनों के रूलर हैं, स्वर्ग पर भी रूल कर रहे हैं, सारी धरती पे भी रूल कर रहे हैं, इवन कि पाताल पर भी रूल कर रहे हैं। क्या यह सच था? नेचुरली नहीं। आप देखोगे कि ये वो राजा थे जिनका इलाका तो आप पूरे इंडिया पर भी नहीं था, सॉरी, ये वो राजा थे जिनका जो है इलाका जो है आप देखोगे छोटे छोटे इलाकों पे रूल कर रहे हैं, और ये बताते थे कि साहब हमसे पूरे धरती के ही नहीं, हम तो जो है मतलब बाकी जो स्वर्ग और पाताल के भी जो है राजा हैं। तो इस तरह की बड़ी बड़ी क्लेम्स ये लोग यूज़ करते थे, बट वो सच नहीं था, ठीक है। लेकिन इन क्लेम्स का वजह क्या था? इसकी वजह ये थी, वो दिखाना चाहते थे कि हम कितने सुप्रीम हैं, इसलिए सारे लोग हमारी बात सुनो। क्यों कहना पड़ता था? क्योंकि सामंत लोग उनकी बात नहीं सुनते थे, वो हमेशा लड़ते रहते थे और कई बार राजा को ही हरा करके खुद ही राजा बनने की कोशिश करते थे। इसीलिए राजा लोग अलग अलग टाइटल यूज़ करते थे, ठीक है। और राजा की पावर और कौन कौन शेयर करता था? सामंताज, जो अपने इलाके के मालिक थे। इसी तरह से अलग अलग इलाकों में ब्राह्मण्स थे, ट्रेडर्स थे, पीजेंट्स थे, तो ये लोग जो है अपने अपने गाँव का मैनेजमेंट करते थे।
तो जो टोटल पावर है वो किसी राजा में न रह करके डिसेंट्रलाइज थी, मतलब अलग अलग लोगों के हाथ में थी। जैसे आप करंट जो है इंडिया की कंडीशन आप देखोगे तो क्या है, एक गवर्नमेंट हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, एट द सेम टाइम कुछ पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास होती है, एट द सेम टाइम हमारा मेयर होता है, हमारा गांव का मुखिया होता है, कुछ पावर वो यूज़ करता है। तो ये कंडीशन जो है उस ज़माने में भी थी। अब अगर वो रूल कर रहे हैं तो उनको सोर्स ऑफ इनकम चाहिए, ठीक है, फ़ौज मेंटेन करनी है, ऑफिसर्स को पैसे देने हैं, जो है लड़ाई होगी तो उसके लिए वेपन्स खरीदने या दूसरी ज़रूरतों के लिए, तो पैसे कहाँ से आते थे? तो जो कुछ भी उनके इलाके में प्रोडक्शन होता था वो उस पर टैक्स वसूलते थे। तो पीजेंट्स, कैटल कीपर्स, आर्टिशंस, ये जो भी उनके यहाँ प्रोड्यूस करते थे वो सारा का सारा उसका जो है एक बड़ा हिस्सा वो राजा को गिफ्ट देते थे। कई बार जो है अब राजा के पास खुद के पास बड़े बड़े लैंड होते थे जिससे उसको रेंट मिलता था। अब एडिशनली जो भी ट्रेडर्स होते थे उन ट्रेडर्स पर भी जो है टैक्स लगाया जाता था और उस टैक्स से भी काफ़ी सारी कमाई होती थी। एक डायनेस्टी है चोला डायनेस्टी, तमिलनाडु में। थोड़ा सा मैप में देखने की कोशिश करते हैं चोलों का इलाका क्या है। तो बेसिकली आप देखोगे ये साउथ इंडिया का जो इलाका है यही बेसिकली चोलों का इलाका है। बाद में इसके बारे में हम डिटेल में ही पढ़ेंगे। बेसिकली ये जानिए तमिलनाडु के आसपास का जो इलाका था वो इन चोलों के प्रभाव में था, ठीक है। एक इंस्क्रिप्शन मिलता है जो ये बताता है कि उस ज़माने में 400 तरह के टैक्स थे, 400 टाइप्स ऑफ टैक्सेस जो कि वो वसूलते थे। क्या क्या था, जिसमें सबसे ज़्यादा जो नाम आता है वो व्यक्ति का आता है, जो कि फोर्स लेबर था। मीन्स जो भी गांव के लोग थे उसको राजा या जमींदार के लिए फ्री में काम करना पड़ता था। ऐसे ही एक और है कदीमई, जो कि लैंड रेवेन्यू था। मीन्स जो भी क्रॉप का प्रोडक्शन हो रहा है उसमें से सरकार को एक हिस्सा देना था। इसी तरह से कुछ टैक्सेस अजीबोगरीब से थे कि मतलब अगर आपने घर के लिए झोपड़ी की छत बनाई है तो उस पर टैक्स देना था, या इवन कि पाम के ट्री पर चढ़ने के लिए आपने सीढ़ी यूज की है उस पर भी टैक्स देना था। इसी तरह से अगर फैमिली प्रॉपर्टी का सक्सेशन हो रहा है, मतलब बाप अपने बेटे को जो है प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर रहा है, उस पर भी टैक्स देना था। यू कैन इमेजिन कि कितने सारे ऊट पटांग तरीके के टैक्स उन्होंने जो है इम्प्लीमेंट किए हुए थे। कम से कम जो है घर बनाने के लिए टैक्स लेना और जो है आप पेड़ पर चढ़ने के लिए सीढ़ी यूज करने पर टैक्स लेना, ये तो मतलब मजाक ही है। बट वो टैक्स वसूलते थे, नो डाउट बहुत ज़्यादा टैक्स वसूलते थे, ठीक है। आप यही वजह थी कि चोलाज ने बड़े शानदार शानदार टेम्पल्स बनाए। खैर छोड़ो, आगे चलते हैं, ठीक है। दीज रिसोर्सेज, ये रिसोर्सेज क्या क्या काम आते थे? तो सबसे पहले राजाओं ने बड़े बड़े टेम्पल्स बनाए, शानदार स्ट्रक्चर्स बनाए, बड़े बड़े फोर्ट्स बनाए, टेम्पल्स बनाए, एडिशनली डैम्स बनाए, उस पर काम होता है। एडिशनली वो लड़ाइयों पर यूज होता था। उस दौर के राजा लोग खूब लड़ाई लड़ते थे। क्यों लड़ाई लड़ते थे? या तो अटैक होने का डर था या खुद अटैक करते थे ताकि दुनिया हमको जाने कि हम वाकई जो है बड़े पावरफुल राजा। अच्छा, अटैक की एक और वजह थी। होता क्या था, दूसरे राजा पे अटैक करके ये लोग उनसे पैसे छीनते थे, उस इलाके पे लूटपाट करेंगे और उससे इनको खूब सारी कमाई होती थी। तो इस तरह से भी जो है ये भी उनका एक सोर्स ऑफ इनकम था, जिस कारण लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा कॉमन थी। इसी तरह से जो टैक्स कलेक्शन का राइट था, ये कौन करता था? तो बेसिकली जिस इलाके के जो पावरफुल लोग होते थे उसी को उस इलाके का इंचार्ज बना दिया था, सामंत बना दिया गया, जमींदार बना दिया गया, और वही लोग उस इलाके से टैक्स कलेक्ट करते थे। बेसिकली ये जो पोस्ट थी ये हेरिडिटरी थी। मीन्स जो जमींदार है वो मर गया तो उसी के बेटे को जमींदार बनाए थे, जो सामंत है वो मर गया तो उसी के बेटे को सामंत बनाए थे। और कई बार तो ये काम आर्मी में भी करते थे। मीन्स जो सेनापति है, पूरे आर्मी का कमांडर है, वो मर गया तो उसके बेटे को बना दिया। अब ये बड़ा अजीब सा था कि जो है आप अगर बहुत अच्छे सोल्जर हो, आपका बेटा जो अच्छा सोल्जर होगा कि नहीं होगा पता नहीं, लेकिन उस दौर में ये परंपरा थी कि जनरली टॉप लेवल जो पोस्ट थी वो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र कर दी जाती थी। और मोस्ट ऑफ केस में राजा अपने रिश्तेदारों को ही टॉप पोजीशन देता था। क्यों? क्योंकि उसको उस पर भरोसा था। दूसरे आदमी को बनाएंगे, पता नहीं वो हमारे प्रति लॉयल होगा कि नहीं होगा, ये भी हो सकता है कि हमारे खिलाफ ही सेना को भड़का दे। तो जनरली राजा कोशिश करता था कि जो भी जो है टॉप पोजीशन हो वो हमारे रिलेटिव या हमारे विश्वसनीय लोग हों जो हमारे प्रति लॉयल रहें। प्रशस्तीज एंड लैंड ग्रांट। अब आता है प्रशस्ति है क्या? तो प्रशस्ति इसका मतलब ये है प्रशंसा करना या एप्रिसिएशन, ठीक है। राजा लोग जो है उनके आसपास जो है कवियों की एक फ़ौज होती थी जो कि राजा की बड़ाई में खूब सारी कविताएं लिखते थे। कुछ सच होती थी, कुछ फर्जी भी होती थी।
वो राजा के बारे में बताते थे कि वो बहुत बहादुर है, वीर है, वो हमेशा जीतता है, वो ये करता है, वो करता है, खूब सारा डोनेशन देता है। तो राजा के बारे में बड़ाई लिखवाने वाली कविताएं बहुत सारी मिली है और ऐसी कविताओं को ही प्रशस्ति बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह की कविताओं को कितना सच माना जाए? कई बार वो सच भी होते थे और कई बार वो बढ़ा चढ़ा करके भी लिखते थे। सीधी सी बात है, अगर किसी कवि ने लिख दिया कि वो त्रिभुवन चक्रवर्ती है, तो ऐसा तो नहीं था कि वो स्वर्ग पर भी राज कर रहा है, पाताल पर भी राज कर रहा है, या फिर अमेरिका पर भी उसका कोई रूल था। लेकिन नहीं, वो जो है थोड़ा बहुत बढ़ा चढ़ा के लिखते थे। सीधी सी बात है, जब भी कविताएँ लिखी जाती है तो बढ़ा चढ़ा के लिखती है। द अचीवमेंट ऑफ नागभट्ट, नागभट्ट जो है एक बहुत पावरफुल रूलर थे, जिनके बारे में जो है एक इंस्क्रिप्शन मिलता है। वो उसके बारे में क्या क्या बताता है। प्रतिहार के राजा थे। उन्होंने कहा कि ये वो राजा थे, द किंग्स ऑफ आंध्रा सैंधवा, कहा कि आंध्र प्रदेश, सैंधव ये पाकिस्तान का इलाका है, ठीक है, पाकिस्तान का स्टेट है, विदर्भ महाराष्ट्र में, कलिंग उड़ीसा, यहाँ के राजाओं ने उसके सामने तभी जो है झुक गए थे, सरेंडर कर दिया था, जब वो एक राजकुमार था। जब राजा नहीं बना था तभी आंध्र प्रदेश से ले करके यहाँ पाकिस्तान तक और जो है महाराष्ट्र से लेकर उड़ीसा तक के जो है राजाओं ने उसके सामने सरेंडर कर दिया था। किसके? नागभट्ट के। अब जब उसने चक्रायुध यानी कि कन्नौज के राजा को हराया और जो है उसने जो है फिर बाद में जो है वेंगा यानी बंगाल के राजा को हराया, गुजरात के राजा को हराया, मालवा यानी कि मध्य प्रदेश के राजा को हराया, जंगली लोगों को हराया, तुर्किश जो बाहरी अटैक कर रहे थे फॉरेन से, जो तुर्क राजा थे उनको हराया, वत्स मत्स्य नॉर्थ इंडिया के राजाओं को हराया। इस तरह से देखोगे अगर इस इंस्क्रिप्शन को माने तो नागभट्ट ने ऑलमोस्ट जो है 80% ऑफ इंडिया जो है इसने कवर कर लिया था, ऐसा प्रशस्ति बताती है। वी रियली डोंट नो इसमें कितना सच है या कितना झूठ है। कई बार दूसरी प्रशस्ति या दूसरे सबूतों से हमको इसको कंफर्म करना पड़ता है। ठीक है, तो थोड़ा सा मुश्किल होता है प्रशंसा में, ये सब खूब सारा जो है लिख देते हैं, कुछ सच होता है, कुछ चीज़ें झूठ भी होती है। एक और चीज़, कुछ इंस्क्रिप्शन जो है वो कॉपर प्लेट्स पे मिले। यहाँ पर जो आपको एक पिक्चर दिख रहा होगा, ये उन कॉपर प्लेट्स का, इनकी क्या कहानी है? राजा लोग अक्सर ब्राह्मणों को बहुत सारा दान देते थे। आपको ये पता था राजा को अलग अलग काम के लिए जो है खूब सारा जो है ब्राह्मणों को सपोर्ट चाहिए होता था, कभी राजा बनने के लिए, कभी दूसरे फेस्टिवल्स के लिए, कभी मंदिर बनाने के लिए, तो इसके लिए वो दान बहुत करते थे। तो अब उस दान का प्रूफ क्या है? तो वो कॉपर प्लेट्स पर डोनेशन की जो है डिटेल्स लिखवाते थे। इन कॉपर प्लेट्स में क्या होता है? ये जो है एक कॉपर प्लेट का जो एक एग्जाम्पल है जो कि 9th सेंचुरी में दिया गया था। ठीक है, इसमें जो है संस्कृत और तमिल दोनों लैंग्वेज में लिखा गया। एक और चीज़ आप नोटिस करोगे कि यहाँ पर एक सील लगी हुई है जो इस बात को ऑथेंटिकेट करता है कि ये जो है राजा नहीं बनाई है, राजा नहीं जो है दी हुई है, किसी ने खुद से ही लिख करके नहीं दे दिया है। तो इस तरह की कॉपर प्लेट से भी जो है उस दौर के बारे में जानने के लिए काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाती है। व्हाट वाज गिवन विद द लैंड, अगर किसी को राजा ज़मीन देता था तो क्या क्या चीज़ें मिलती थी उस आदमी को। यहाँ पर एक चोला लैंड ग्रांट का डिटेल है, उसने क्या क्या बताया। वी हैव डिमार्केटेड द बाउंड्रीज ऑफ द लैंड बाय मेकिंग अर्थन एम्बैंकमेंट। मीन्स आपको जो है ज़मीन मिली है तो हम उस ज़मीन के चारों ओर जो है मिट्टी से जो है एक एम्बैंकमेंट, एक बॉर्डर बना देते हैं, या फिर थोर्नी ब्रशेज से या कटीली झाड़ियाँ लगा देते हैं, ताकि साफ साफ पता चल जाए कि ये ज़मीन जो है किसी और की है, कोई और इस पर जो है कब्जा ना करे। उस ज़मीन पे उसको क्या क्या मिलता है? तो फ्रूट्स के पेड़, वाटर्स जो भी पानी के सोर्सेज है, पॉन्ड, लेक, ये सब, रिवर्स, लैंड्स जो ज़मीनें थी, गार्डन, ऑर्किड्स, ट्री, वेल्स, ओपन स्पेस, पास्चर लैंड, विलेज, एंट हिल्स, प्लेटफॉर्म, कैनाल, डिचेज, रिवर्स, सिल्ट लडन लैंड, टैंक्स, ग्रेनरी, फिश पॉन्ड, बी हाइव्स एंड डीप लेक्स। कुल मिलाकर के जितनी ज़मीन उसको दी गई, जिसका बॉर्डर कर दिया गया, उस ज़मीन के भीतर जितना कुछ भी होता था वो सारी चीज़ें जो है उस आदमी को गिफ्ट कर दी जाती थी। मतलब जिस भी ब्राह्मण को दिया गया वो सारी चीज़ें उसकी हो जाती थी, वो उस चीज़ को यूटिलाइज़ कर सकता था। ही हु रिसीव लैंड, जिस किसी को भी ज़मीन मिली है वो उस पर से टैक्स वसूल सकता था। टैक्स एडिशनली और क्या क्या था, ही मतलब वो जो है एज ए जुडिशियल ऑफिसर फ़ाइन भी वसूल सकता था। मतलब उस इलाके में का वो जज भी बन गया। ज़मीन तो मिली ही, टैक्स कलेक्शन का राइट भी मिला, प्लस वो वहाँ का जज भी हो गया।
एडिशनली वो वहाँ के बीटल लीफ पर भी जो है टैक्स लगा सकता था। मतलब जो पान के पत्तों की खेती होती थी, मतलब इससे ये पता चलता है उस दौरान पान के पत्तों की खेती भी बहुत होती थी, तो उस पर भी टैक्स लगा सकता। वुवन क्लॉथ, जो कपड़े बना रहे थे उस पर टैक्स लग सकता था। जो व्हीकल, जो लोग गाड़ियों से चलते थे, घोड़े पे जा रहे हैं, बैलगाड़ी पे जा रहे हैं, उस पर टैक्स वसूल सकता था। उसको ये राइट था कि वो बड़े बड़े घर बनाए जो कि जो है 2 स्टोरी के हों और पक्के मकान के हों, उसको राइट था। वो अपने इलाके में कुएँ खोद सकता था, वो वहाँ पे पेड़ लगा सकता था, कटीली झाड़ियाँ लगा सकता था, और ज़रूरत हो तो वो वहाँ कैनाल बना सकता था। लेकिन उसको ये इंश्योर करना था कि पानी किसी भी हाल में वेस्ट ना हो। मतलब देखो उस ज़माने में भी जो है पानी को लेकर के लोगों का कितना कंसर्न था कि जो है वो पानी बर्बाद होने देना नहीं चाहते थे। और आज देखो कि हम लोग किस हद तक जो है पानी बर्बाद कर जाते हैं, सब तो नहीं लेकिन मोस्ट ऑफ जो है पानी हमारे आसपास कितना बर्बाद होता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है अब राजाओं के बारे में जो उन्होंने क्या क्या दान दिया हमें पता चलता है। ठीक है, अब इसी तरह से एक और फेमस जो है राइटर हैं कल्हण। ठीक है, इन्होंने कश्मीर के इतिहास के बारे में लिखा है। इनकी बुक का नाम है राज तरंगिनी। राज तरंगिनी, जिसमें उन्होंने कश्मीर का पूरा इतिहास जो है उन्होंने लिखा हुआ है। तो ये एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन आता है और ऐसे ऐसे जो है उस इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली, तो उन्होंने कई सारे पुराने इंस्क्रिप्शन को पढ़ा, डॉक्यूमेंट को पढ़ा, आई विटनेसेस अकाउंट लिए, पुराने लोगों के रिकॉर्ड्स ले करके इसी तरह से उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है। वॉरफेयर ऑफ वेल्थ, पुराने दौर के जो राजा लोग थे खूब लड़ाई करते थे। क्यों? क्योंकि उससे जो है उनको नए नए इलाके पे कब्जा मिलता था, प्लस वो काफ़ी सारा लूटपाट करने का उनको मौका मिलता था। ऐसे ही एक शहर रहा है कन्नौज। ठीक है, जिसको लेकर के सेंचुरीज तक लड़ाई चली है। कई सौ साल तक जो है 3 अलग अलग डायनेस्टी लड़ी है। कौन कौन? गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पॉल। ये अकेले एक शहर पर कब्जे की लड़ाई थी। तो अब इस शहर में ऐसा क्या खास बात था? ठीक है, आइए जो है कन्नौज की लोकेशन देखते हैं। ये जो है सॉरी गलत मैप निकाल दिया। हाँ, कन्नौज जो है ये आपका यूपी हो गया, और यूपी में ये जो आपको डॉट सा दिख रहा है ये आपका कन्नौज शहर हो गया। अब इस कन्नौज को लेकर लड़ाई क्यों थी? आप देखोगे ये जो इलाका है ये बेहद फर्टाइल इलाका है। ये गंगा यमुना का दोआबा इलाका है, जो कि जो है हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया के सबसे शानदार ज़मीनों में से एक कहा जाता है, सबसे फर्टाइल लैंड है। ठीक है, एडिशनली कन्नौज जो है अपने आप में एक बड़ा ट्रेड सेंटर था। आप जो है ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ जो भी ट्रेड होता था वो इस कन्नौज शहर से होकर के होता था, और अपने आप में बहुत बड़ा क्राफ्ट सेंटर भी था। तो इस कारण कन्नौज शहर बहुत इंपॉर्टेंट था। इसको लड़ने के लिए, इसको जीतने के लिए कौन कौन से रूलर थे? तो बेसिकली आप देखोगे महाराष्ट्र साइड से राष्ट्रकूट आते हैं, गुर्जर प्रतिहार ये जो आते हैं वेस्ट साइड से, और ईस्ट साइड से पाल डायनेस्टी आती है। तो इसको ट्रीपार्टाइट स्ट्रगल कहते हैं, क्योंकि 3 अलग अलग डायनेस्टी जो है कई सौ साल तक जो है इस शहर पर कब्जा करने, शहर मतलब सिर्फ कन्नौज ही नहीं, आसपास के इलाके पर कब्जा करने के लिए ये लगातार लड़ते रहते। कौन कौन थे ट्रीपार्टाइट स्ट्रगल में? गुर्जर प्रतिहार, पालाज और राष्ट्रकूटाज। तो ये हो गया ट्रीपार्टाइट स्ट्रगल। ठीक है, इस पर एक क्वेश्चन बनता है। इसके बाद जो रूलर्स थे वो जो है बड़े बड़े टेम्पल्स, बिल्डिंग्स बनाते थे, और जो है और उसमें खूब सारा सोना चांदी भरते थे। इंडिया के जो टेम्पल्स रहे हैं वो आज भी बहुत रिच हैं, और पुराने ज़माने में तो खैर और ज़्यादा सोना चांदी भरा रहता। तो ऐसे केस में लोगों को लगता था कि अगर हम इन टेम्पल्स पे कब्जा कर लें तो हमें बहुत सारा सोना चांदी मिलेगा। ठीक है, उस दौर में राजाओं के साथ समस्या क्या थी? लूटपाट का डर होता था, और चूँकि हिंदू लोग थे तो उनको लगता था मंदिर सबसे सेफ जगह है। तो ऐसे केस में अगर मंदिरों में पैसा रखेंगे तो हमारा पैसा कहीं नुकसान नहीं होगा। आप जो है केरला के एक पद्मनाभम स्वामी मंदिर को जो है कभी गूगल पे सर्च कीजिएगा। अब उस मंदिर की जो है उसमें 6 बड़े तहखाने थे, और बाद में कोर्ट के आदेश से उन तहखानों में, चूँकि ऐसी न्यूज़ेज आ रही थी कि वहाँ से सोने चांदी जो है चोरी हो रहे हैं, तो कुछ लोगों ने कोर्ट में केस किया और कहा कि साहब जो भी सोना चांदी है उसकी काउंटिंग कराई जाए। तो उसके 6 तहखाने थे और 5 तहखाने को खोला गया, और उसके अंदर करीब 1 लाख करोड़ की जो है सोना चांदी निकला। ठीक है, यू कैन इमेजिन कि जो है कितना ज़्यादा वेल्थ भरा पड़ा होगा। और कहा जाता है जो छठा और सबसे इम्पॉर्टेंट तहखाना है वो आज तक नहीं खोला गया। कुछ टर्म्स एंड क्लॉजेस थे, डिटेल हिस्ट्री जो है आपको गूगल पे मिल जाएगी। तो ऐसे ऐसे टेम्पल्स बहुत ज़्यादा भरे पड़े थे। तो ऑटोमेटिक इतना सोना जब मंदिर में रहेगा तो लोगों की नज़र इस पर आएगी। ऐसे ही एक साहब थे सुल्तान महमूद गजनवी। ठीक है, गजनी उनका इलाका था अफ़गानिस्तान। उन्होंने जो है उनको पता था कि भारत के मंदिरों में बहुत सोना है।
997 से 1030 तक इनका रूल था। और उन्होंने जो है जब इंडिया के मंदिरों के बारे में सुना तो उन्होंने सोचा कि हमें भारत पे अटैक करना चाहिए और जो है इन मंदिरों से खूब सारा सोना लूट करके लाना चाहिए। अब थोड़ा सा जो है इनकी कहानी देख लेते ये कहाँ पे थे। तो बेसिकली अफ़गानिस्तान में ये जो है इनका पूरा इलाका है जो कि महमूद गजनवी का है, ठीक है। गजनी ये इनका शहर, ठीक। और यहाँ से इन्होंने भारत पर 17 टाइम्स अटैक किया और हर बार अटैक करके जो है भारत से खूब सारा सोना चांदी लेके गए। कई सौ जो है मतलब गाड़ियाँ भर के जो है बैलगाड़ियाँ भर के जो है ये सोना लेके गए। जो आखिरी सबसे इम्पॉर्टेंट अटैक था इनका जिससे जो है इनको बेपनाह वेल्थ मिली वो था ये सोमनाथ का टेम्पल। कहते हैं ये सोमनाथ का टेम्पल जो है खुद मुस्लिम राइटर्स ने इसको बताया, इसलिए इसकी बात को भरोसा करना पड़ता है कि ये सोमनाथ टेम्पल में जो शिव का मंदिर था, शिवलिंग था, वो हवा में लटका हुआ था। अभी कैसे लटका था? तो कुछ लोग कहते हैं कि साहब वो पूरा मैग्नेट का रहा होगा और ऊपर और नीचे जो है वो मे बी की जो है आयरन रखे हों। तो कहा कि जो है जब महमूद गजनवी जब अंदर मंदिर के अंदर घुसता है वो देख करके चौंक जाता है कि यार ये जो है शिवलिंग हवा में कैसे लटका रहता है। उसने तलवार ऊपर से घुमाई, कोई असर नहीं, नीचे से घुमाई, देखा कि नहीं यहाँ तो कोई बेस ही नहीं। फिर उसने ऑर्डर दिया कि मंदिर की छत को तोड़ो और जैसे ही उसने छत को तोड़ना शुरू किया छत टूटी। वैसे ही शिवलिंग धम्म से ज़मीन पे गिरता है और गिर करके टूट जाता है। तो इसी से लगता है कहीं ना कहीं वो पूरा का पूरा एक मैग्नेटिक सिस्टम पे उन्होंने टिकाया होगा कि पूरा शिवलिंग हवा में लटका था। आप सोच सकते हो कि कितना जो है किस तरीके की टेक्नोलॉजी उस दौर में यूज़ हो रही होगी। और 200-300 जो है बैलगाड़ियाँ भर करके सोना चांदी हीरे जवाहरात इस अकेले सोमनाथ मंदिर से गए और ऐसे ऐसे कितने मंदिर वो लूट करके ले गया। 17 फेमस अटैक्स थे। तो इस तरह से जो है उसने जो है अटैक करके जो है सोमनाथ मंदिर से लेके गया, ठीक है। तो भारत के लिए जो है जो महमूद गजनवी है वो एक विलन रहा है, लेकिन जो है अपने देश के लिए वो एक सुपर हीरो था। उसने इंडिया से बहुत सारी किताबें लेके गई, संस्कृत स्कॉलर्स को लेकर के गया और जो है कई सारी किताबों को ट्रांसलेट करवाया। उसी के टाइम में एक साहब आए थे अल बरूनी, ठीक है। इनका ट्रैवलॉग बहुत फेमस है और उन्होंने इंडिया के बारे में एक किताब लिखी है, किताब उल हिंद, और ये उस दौर के इंडिया को समझने के लिए सबसे बेस्ट सोर्सेज है। उस दौर के इंडिया को समझने के लिए इससे अच्छी कोई किताब नहीं मिलती, क्योंकि जो है ये एक सिस्टमैटिक बुक मिली है, ठीक है। इसी तरह से एक और शासक थे चाहमान, ये इंडियन रूलर थे चौहान करके, जो कि दिल्ली और अजमेर के आसपास रूल करते थे, ठीक है। दिल्ली और अजमेर कहाँ पे है आइए देखते हैं। दिल्ली आपको पता ही होगा, अजमेर थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये हो गया राजस्थान का अजमेर का इलाका। दिल्ली यहाँ पर डॉट में आप देखते हो छोटा सा जो है यूपी के साइड में ये जो छोटा सा जो गोल सा इलाका दिखता है ये जो है दिल्ली हो गया और ये हो गई हमारी अजमेर, ठीक है। तो मैप पे आएगा, कभी गड़बड़ नहीं करना, अजमेर राजस्थान में। तो जो चौहानों का इलाका है वो जो है चौहान भारत के जो बहुत इम्पॉर्टेंट रूलर्स में से एक थे। एक बार से चौहानों का इलाका देख लेते हैं, ठीक है। अलग अलग मैप में आपको जो है अलग अलग राजाओं का इलाका अलग अलग दिखेगा। वजह क्या है कि किसी के पास स्टैंडर्ड प्रूफ नहीं है कि उनका रूल कहाँ से कहाँ तक था, ठीक है। तो ये चौहानों का इलाका था। अब चौहानों की क्या कहानी है, ठीक है। तो चौहान जो है उन्होंने अपना एम्पायर को काफ़ी बढ़ाने की कोशिश की, जिसके चक्कर में उनके अलग अलग राजाओं से लड़ाई होती है। वेस्ट साइड में चालुक्यों से लड़ाई होती है, ठीक है, जो कि गुजरात में थे, और ईस्टर्न साइड में यूपी के गढ़वाल से लड़ाई होती है, ठीक है। तो इस यूपी में गढ़वाल लोगों से लड़ाई चल रही है और गुजरात में चालुक्य लोगों से लड़ाई होती है, ठीक है। इन जो चाहमान थे इसका सबसे जो पावरफुल जो बंदन राजा था वो था पृथ्वीराज थर्ड, जिनकी कहानी जो है रह रह करके सुनाई देती है। इन्होंने जब महमूद गोरी, याद रखिए वो गजनवी था, ये महमूद गोरी है, ठीक है। महमूद गोरी ने भारत पे अटैक किया। महमूद गजनवी भारत से काफ़ी सारा सोना लूट के लेके गया था, तो उसकी कहानियाँ जो है महमूद गोरी ने भी सुनी थी। तो जब इसने अटैक किया तो पहली बार पृथ्वीराज जो है थर्ड ने इसको हराया था, बट सेकेंड टाइम जो है पृथ्वीराज थर्ड जो है वो इनसे हार गए थे, ठीक है। मौका मिले कभी इनकी भी कहानी पढ़िएगा, काफ़ी अच्छी जो है कहानी इनकी मिलती है। पृथ्वीराज और संयोगिता की लव स्टोरी जो है बहुत फेमस रही है, ठीक है। अ क्लोज़र लुक द चोलाज, एग्ज़ाम में नहीं आएगा इसीलिए जो है हम उसको डिटेल में नहीं जा रहे। यहाँ पर जो चोलों का जो है पूरा एम्पायर दिखाया जा रहा है कि चोल जो है कितने बड़े इलाके पे थे, पर चोल इतने बड़े इलाके में ही नहीं थे, इससे कहीं ज़्यादा बड़े इलाके में थे। 2-3 शहर देख लीजिए, एक कांची शहर,
अभी आए नाम मिलेगा, ठीक है। ये कावेरी रिवर जो कि जो है तमिलनाडु के पास बहती है, ठीक है। मदुरई और तंजावुर जो इनका फेमस शहर था, बाद में एक शहर बसाया गंगईकोंड चोलपुरम। ये सारे नाम जो अभी मिलने वाले हैं, इसलिए पहले मैप पे एक बार दिखा दिया है। चोलास के पास कैसे पावर आई? तो एक साहब थे जो कि जो अब चोल भी जो है वो ओरिजिनल जो है राजा थे नहीं, उनके पहले एक रूलर थे पल्लवाज डायनेस्टी, ठीक है, जो कि कांचीपुरम में रूल कर रहे थे। कहाँ पे है कांचीपुरम? तो ये जो है ये रहा कांचीपुरम, आंध्रा का इलाका है, ठीक है। तो जो कांचीपुरम में ये लोग रूल कर रहे हैं, और वो इनके यहाँ जो है एक जो है माइनर चीफ थे, एक छोटे से जो है लॉर्ड, लैंडलॉर्ड कह सकते हो, तो ये लोग थे, ठीक है, मत्तुरियार, ठीक, जो कि कावेरी नदी के आसपास ये लोग रूल कर रहे थे। बाद में जो चोलों का जो पहला शासक था विजयालय, ठीक, उसने क्या किया, उरायूर में चोल डायनेस्टी को इस्टेब्लिश किया। कैसे? तो उसने जो है जो कावेरी का जो इलाका था कावेरी नदी के आसपास, उसने मत्तुरियार से छीन लिया, और उसके बाद भी उसने जो है तंजावुर शहर बसाया, और यहीं पर एक टेम्पल बनाया निशुंभ सुधनी का। फिर से इन इलाकों को देख लेते हैं। ये आप कावेरी नदी का डेल्टा आप देखोगे, साउथ के सबसे फर्टाइल इलाकों में से एक इलाका ये भी है, ठीक है। यहीं पर उसने जो है तंजावुर शहर को डेवलप किया। तंजावुर शहर को मैप पे कैसे लोकेट करेंगे? आप देखोगे ये जो पूरा इलाका है ये एक लेडी के एक जो है चेहरे की तरह दिखता है, ठीक है। तो जस्ट जो है उसके माथे की जो है बिंदी की तरह जो है यहाँ पर दिखता है, ठीक है, तंजावुर, ठीक। जस्ट ये मद्रास के पास का इलाका है, सॉरी। तो उसके बाद से जो है मंदिर बनाने के बाद एडिशनली जो विजयालय के जो बाद के जो राजा थे वो और भी जो है ज़्यादा पावरफुल होते गए। उन्होंने आसपास के सारे राजाओं को हराना शुरू किया। साउथ में पांड्यन राजा थे, बगल में जो है पल्लव राजा थे। इन सबको हरा करके अब उन्होंने अपने एम्पायर्स को बहुत बढ़ाया। पांड्या ये केरला में है, पल्लव या आंध्रा के आसपास है, ठीक है। इन सबको हरा करके इन्होंने अपने साम्राज्य को बहुत तेज़ी से फैलाया। इवन कि जो इनका सबसे पावरफुल राजा था राजा फर्स्ट, ठीक है, ये, और इसके बाद राजेंद्र हुआ, ठीक है। राजा फर्स्ट के टाइम तक आते आते जो कि सबसे पावरफुल राजा था वो जो है आप ये इंडिया से बाहर तक फैलने लगा, ठीक है। और इवन कि उसके बाद जो है राजेंद्र राजा का बेटा है राजेंद्र फर्स्ट, उसने जो है नॉर्थ इंडिया पे कब्जा किया, गंगा वैली तक जो है ये जीते। और उसी के बाद इसने जो शहर बसाया था गंगईकोंड चोलपुरम, ठीक है, ठीक। और उसी का बाद जो है उसने जो है साउथ ईस्ट एशिया, श्रीलंका, इन सब इलाकों पर कब्जा किया। कैसे कब्जा किया? तो उसके लिए बहुत ही पावरफुल नेवी बनाई थी, जिसके दम पर इतने बड़े इलाके पर ये लोग रूल कर पाए थे। एक बार जो है इनका इलाका देख के आते हैं, यह है कैसे कितने बड़े इलाके पर रूल कर रहे हैं। पहले जो है वो शहर देखते हैं। अब ये हो गया गंगईकोंड चोलपुरम, जो कि उन्होंने नॉर्थ इंडिया पर कब्जा किया था और गंगा नदी तक पहुंच गए थे, इसलिए जो है उसने ये शहर का नाम रखा, ठीक है, क्योंकि गंगा नदी पर विजय पाई थी, ठीक। एडिशनली इनका साम्राज्य देखते हैं। तो बेसिकली आप देखोगे ये जो है चोलों का एम्पायर हो गया जिस पर वो रूल कर रहे थे, और एडिशनली इनका जो साम्राज्य था वो इतने बड़े इलाके तक फैल गया था। बीच बीच के कुछ और इलाके जहाँ पर इनका प्रभाव था, ठीक, जहाँ पर इनके जो है कंट्रोल में लोग थे या इनके सपोर्टेड लोग थे। तो आप देख सकते हो कि चोलों का प्रभाव कितना ज़्यादा था। इसके लिए इनकी नेवी का बहुत बड़ा रोल था, शानदार नेवी बनाई। और आज भी देखोगे कि जो कई बड़े शानदार टेम्पल्स जो है आपको इंडोनेशिया, मलेशिया, इन सब इलाकों में मिलते हैं, और वहाँ पर हिंदू कल्चर का इतना प्रभाव है। इवन कि जो मतलब सबसे बड़े टेम्पल्स में से एक जो अंकोर वाट का फेमस टेम्पल, जो एक ज़माने में दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर था, वो जो है कंबोडिया में था, और वो इन्हीं जो है तमिल राजाओं या चोल राजाओं के प्रभाव में बना। बाद में उनकी अपनी सेपरेट डायनेस्टी बनती है, बट वहाँ तक हिंदुज़म को ले जाने वाले जो लोग थे वो यही चोल लोग थे। स्प्लेंडेड टेम्पल एंड ब्रॉन्ज स्कल्पचर, जो चोलास थे वो टेम्पल बनाने के पीछे पागल थे। एक से एक शानदार टेम्पल्स बने हैं साउथ में, जो अपने आप में इतिहास है, प्लस मूर्तियाँ बहुत सारी शानदार बनाई। तो दो बड़े जो है शहर बनाए बसाए, तंजावुर, गंगईकोंड, चोलपुरम, जो कि राजा और राजेंद्र ने बनाए थे, ठीक है। अब होता क्या था, वो एक बड़ा सा टेम्पल बनाते थे और उसके आसपास अचानक से आबादी बढ़ने लगती थी। क्यों बढ़ती थी? सीधी सी बात है, एक बड़ा सा टेम्पल बनेगा तो नेचुरली उस टेम्पल को देखने के लिए बहुत सारे लोग आएंगे। अब जब बहुत सारे लोग आएंगे तो उनको बहुत सारी चीज़ें चाहिए, ठीक है, जैसे कि वहाँ रहने के लिए घर चाहिए, खाना चाहिए, आपको जो है पूजा के लिए ढेर सारा सामान चाहिए,
ठीक है। एडिशनली जब ढेर सारे लोग आ रहे हैं तो बहुत सारे बिजनेसमैन वहाँ आ जाते थे। उनको ये लगता था कि साहब यहाँ पर ढेर सारे लोग आ रहे हैं तो सामान बिक जाएगा। तो इस तरह से टेम्पल के चारों ओर जो है पूरा का पूरा शहर बस जाता था। यहाँ पर जो है द फेमस राजराजेश्वर टेम्पल है गंगईकोंड चोलपुरम का, ठीक है। आप देख सकते हो कितना मैसिव स्ट्रक्चर है, ठीक है। इस टेम्पल्स की कुछ और इमेजेस मैंने निकाली थी। ये उसके वॉल्स का स्ट्रक्चर है, आप देख सकते हो अंदर के सब तक चीज़ों को डेकोरेट करने की कोशिश की गई है। ये उसका विशाल स्ट्रक्चर है, कितना बड़ा ये टेम्पल है। आप देखोगे ये जो बड़ा सा पत्थर है ये लगभग 90 टन का है। यू कैन इमेजिन कि 70 टन जो 90 टन का पत्थर इतनी ऊंचाई तक कैसे पहुंचाया गया होगा। तो कहा जाता है कि वहाँ से जो है उन्होंने 4 किलोमीटर दूर तक जो है मिट्टी की पूरी पूरी लेयर भर दी और एक पूरी पूरी सड़क बना दी, और उसके बाद हाथियों के सहारे से इस बड़े से पत्थर को खिसकाते यहाँ तक ले करके गए और फिर जा कर के इसको प्लेस किया। यू कैन इमेजिन कि ये मल्टीपल हाइट का जो है आप मतलब काफ़ी ऊंचा मंदिर है, कितना मुश्किल रहा होगा। ये सब वो ऐसे टेम्पल रहे हैं जिनको बनाने में जो है सैकड़ों साल लगे हैं, और तब जा कर के इतने भव्य जो है स्ट्रक्चर्स बने हैं, ठीक है। तो ये जो है एक फेमस मंदिर रहा। इसी तरह से इन जो है आपको ये ऑलरेडी बता दिया गया कि ये जो टेम्पल्स होते थे इसके आसपास बहुत सारे लोग होते थे। तो प्रेस्ट हो गए, गार्लैंड मेकर्स हो गए, कुक हो गए, स्वीपर हो गए, म्यूजिशियन, डांसर्स, तो बहुत सारे लोग होते थे जो कि इस टेम्पल से रोजी रोटी कमाते थे। इसी दौर में कई शानदार ब्रॉन्ज इमेजेज मिलती है। बगल में आप देख सकते हो कितनी खूबसूरत जो है मेडल की एक जो है डांसर्स की एक मूर्ति मिलती है। आप देख सकते हो उसके एक एक कपड़े की डिज़ाइन, उसके जो है ज्वेलरी, हर चीज़ को कितने खूबसूरत तरीके से बनाया गया। तो ये मूर्तियाँ कैसे बनती थी? तो बेसिकली इसकी एक जो टेक्निक कही जाती है लॉस्ट वैक्स टेक्निक, जो कि आप आगे पढ़ोगे, उसमें क्या होता था कि पहले जो है आप वैक्स की एक स्टैचू बना दी है। वैक्स बहुत सॉफ्ट होता है तो आप डिज़ाइन आप आराम से बना सकते हो। तो वैक्स की एक स्टैचू बना दी, उसके ऊपर पूरा मिट्टी से कवर अप कर दिया, ठीक है। उसको पूरी तरह से मिट्टी को से कवर कर दिया। कवर करने के बाद उसको जो है आग से पका दिया। इससे क्या होगा, जो भी वैक्स होगा वो पिघल करके बाहर निकल जाएगा, ठीक है। और बीच बीच के जो गड्ढे बचे उसको जो है फिर से मिट्टी डाल के फिल कर दिया। उसके बाद मेटल को पिघलाया और फिर जो है उस मिट्टी के खोखले ढांचे में भर दिया। बाद में मिट्टी को जमने दिया और उसके बाद मिट्टी को तोड़ करके अलग कर दिया, और अंदर जो है शानदार मूर्तियाँ जो है वो बच जाती थी, जिनको रगड़ करके पॉलिश करके मूर्तियाँ बना दी जाती थी। तो इस तरह से ये खूबसूरत मूर्तियाँ बनाना जो है चोल लोगों ने सीखा था। एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन। अब चोला साम्राज्य जो है बहुत पावरफुल था और बहुत रिच था। तो ये तभी पॉसिबल था जब उनके पास खूब सारा प्रोडक्शन हो, खूब सारा इनकम हो, और इनकम का मेन सोर्स क्या था? एग्रीकल्चर। तो उन्होंने एग्रीकल्चर पे खूब काम किया। अब एक और चीज़ थी, आप अगर इस नदी को देखोगे जो है, जो हमारे पास कावेरी नदी है, तो आगे जा कर के इस कावेरी नदी के बहुत सारे चैनल्स आपको दिख रहे होंगे। यहाँ आप देखोगे ब्लू कलर की जो मल्टीपल लाइंस आपको दिख रही है, ठीक है। दूसरी चीज़, कावेरी नदी में बहुत सारे बार बार फ्लड आता रहता था। तो इसके कारण ये पूरा एरिया जो है, ये पूरा डेल्टा जो है बहुत ज़्यादा फर्टाइल था। जब फर्टाइल ज़्यादा था तो इसके कारण यहाँ प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता था। तो प्रोडक्शन ज़्यादा था तो उनको टैक्स बहुत ज़्यादा मिलता था, ठीक है। नंबर वन थिंग। सेकेंड थिंग, उन्होंने क्या किया कि पानी के पर जो है बहुत सारे वाटर चैनल्स बनाए। मीन्स आप बहुत सारे कैनाल्स निकाल करके उन इलाकों में भी पानी पहुंचाया जहां पर जो है आप जो है मतलब सफिशिएंट पानी नहीं था। इसके साथ साथ उन्होंने कुछ और काम किए, जैसे जो जंगल उन्होंने बहुत बड़ी पैमाने पे साफ़ किए। आसपास चूँकि घने जंगल थे, जंगल साफ़ करके लोगों को प्रमोट किया, तुम खेती करोगे। इसके बाद जहाँ ज़मीन ऊपर नीचे था उस ज़मीन को लेवल कर दिया, ठीक है। अब कई जगहों पे बड़े बड़े जो है एम्बैंकमेंट बनाए नदी के किनारे, चूँकि नदियों में फ्लड आ रहा था तो फ्लड को रोकने के लिए उन्होंने अब मिट्टी के वॉल बना दिए ताकि पानी जो है बाहर ना जाए और खेतों को बर्बाद ना करे। इसके बाद पानी के चैनल्स निकाले ताकि दूर दराज के खेतों में भी जो है पानी पहुँच जाए और खेती अच्छे से हो सके। जिन इलाकों में पानी था नहीं तो उन इलाकों पर उन्होंने क्या किया, आर्टिफिशियल तरीके अपनाए। बड़े बड़े जो है वेल्स डग किए, ठीक है, कुएँ बनाए। कई जगहों पे जहाँ पर ज़मीन के अंदर पानी नहीं था तो वहाँ पर उन्होंने अब बड़े बड़े गड्ढे खोदे ताकि जो है रेन वाटर वहाँ पर स्टॉक हो जाए और खेती के लिए सफिशिएंट पानी हो। तो इस तरह से ये लोग जो है पानी को लेकर के बहुत ज़्यादा जो है मतलब कॉन्शियस थे, जिसके कारण जो है प्रोडक्शन इतना ज़्यादा हो पाया। यहाँ पर आपको एक गेट दिख रहा है, बाकी सारा स्ट्रक्चर ख़त्म हो गया। ये 9th सेंचुरी में
इन एक पानी को मैनेज करने के लिए एक डैम बनाया गया था। तो यहाँ सिर्फ गेट दिख रहा है, इसका किनारे मिट्टी का बॉर्डर था और यहाँ पर उन्होंने जो है बड़े से बड़े फाटक लगा के रखे थे ताकि नदी का पानी को स्टोर किया जा सके। जब भी पानी की ज़रूरत होती थी तो ये गेट खोल देते थे और पानी जो है इस रास्ते जो है अंदर बाहर चला जाता था और जहाँ उनको भेजना होता था कैनाल के थ्रू वो भेज देते थे। जब लगता था कि पानी कम हो रहा है, पानी स्टोर करने की ज़रूरत है, तो ये इस गेट को बंद कर देते थे। याद रखिए सिर्फ गेट ही नहीं है, इसके किनारे मिट्टी का जो है एक बड़ा सा एम्बैंकमेंट था ताकि पानी जो है साइड जा ना सके। वो पूरा एम्बैंकमेंट ख़त्म हो चुका है और आज के दौर में सिर्फ ये गेट का स्ट्रक्चर है। तो ये जो है 9th सेंचुरी की कहानी है। 9th सेंचुरी में जो आज के दौर में जो बड़े बड़े डैम्स बनाए जाते हैं, इस तरह का स्ट्रक्चर जो है वो 9th सेंचुरी में ऑलरेडी कर चुके थे। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एम्पायर, इतने बड़े साम्राज्य को चलाया कैसे जाता था? तो जो किसानों के गांव होते थे, जो इलाके होते थे, उसको उर कहते थे, ठीक है। और ये लोग जो है इरिगेशन से बहुत प्रॉस्पर हुए, ठीक है। अच्छा, एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन और है कि ये इतना बड़ा इरिगेशन सिस्टम मैनेज कैसे होता था। तो नो डाउट राजा लोग पर्सनल इंटरेस्ट लेते थे, वो लोगों को जो है प्रमोट करते थे कि आप आइए, हम काम कीजिए, और जो है गांव से लोगों से टैक्स वसूलते थे और लोगों को फोर्स किया था मिल करके जो है आप इस डैम्स को बनाएंगे और इनको मैनेज करेंगे, ठीक है। अब कुछ और टर्म आ रहे हैं, एक तो हो गया गांव उर, ठीक है। एडिशनली कई बार ग्रुप ऑफ विलेजेस के लिए एक टर्म आ रहा तमिलनाडु, ठीक है, सॉरी नाडु, ठीक है। नाडु मतलब गांव का सेट, तमिलनाडु तमिल गांव का सेट, ठीक है। तो जो नाडु थे या विलेज काउंसिल थे, ये कई तरह के काम करते थे, जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन था, जस्टिस देना हुआ और टैक्स देना हुआ। ये 3 काम वो जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। जो रिच पीजेंट्स थे वो वेल्लालार कहलाते थे, ठीक है, वेल्लाला कास्ट के थे और वेल्लालार कहलाते थे। ये आप जो है ऑलरेडी क्लास 6 में पढ़ चुके हो। जो कई सारे जो राजा लोग थे, वो कई सारे जो बड़े लैंडलॉर्ड्स थे, लैंड ओनर्स थे, उनको अलग अलग टाइटल्स भी देते थे। जैसे मोएंद वेलन, ये एक ऐसा जो है पीजेंट जो कि 3 अलग अलग जो है राजाओं को सर्व करता हो, उनको टैक्स देता हो। इसमें मे बी कि जो है 3 राजा तो नहीं होंगे, ये अलग अलग ज़मींदार होंगे, फिर जो है सामंत होंगे और राजा होंगे, क्योंकि कोई भी राजा ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि जो है वो दूसरे राजा के कंट्रोल में काम करे, ठीक है। इसी तरह से एक और जो टाइटल थी अरैयार, चीफ, ये सब इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। स्पेशली इंपॉर्टेंट क्या है, टाइप ऑफ लैंड, ठीक है, ज़मीनें कितने तरह की थी, ठीक है। तो ज़मीनों को भी उन्होंने कैटेगराइज किया। वेल एंड वैगी जो कि नॉन ब्राह्मण लोग को दी जाती थी, ब्रह्मदेय जो कि ब्राह्मण्स को दी जाती थी, शाला भोग जो कि स्कूलों के लिए डोनेट की जाती थी, देवादेय देवादान मतलब जो कि टेम्पल्स को दिए गए, पल्लीछादन दम जो कि जैन इंस्टीट्यूशन को डोनेट किया गया। तो अलग अलग जो है तरह की जो दान में ज़मीनें दी गई थी, उसके लिए अलग अलग टर्म यूज़ होते थे, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। जो भी सबसे ज़्यादा जो ज़मीनें दान की गई है वो ब्राह्मण्स को और टेम्पल्स को, जिनके बारे में कहा था ब्रह्मदेय। जो भी ब्रह्मदेय ज़मीन थी, मीन्स ब्राह्मण को जो ज़मीनें दान की गई थी, उनका मैनेजमेंट कैसे होता था, तो उसके लिए एक पूरी असेंबली बनाई गई, मतलब एक कमेटी बनाई गई जो कि इसको जो है मैनेज करती थी। ये कमेटी काम कैसे करती है, इसके बारे में काफ़ी सारे इंस्क्रिप्शंस मिले हैं जो कि टेम्पल्स की दीवारों पे मिली हैं। इसी तरह से जो शहरों का मैनेजमेंट जो है वो ट्रेडर्स एसोसिएशन, जिनको नगरम कहा जाता है, ये लोग करते थे। तो जो ब्राह्मणों के गांव हैं ब्रह्मदेव, उनकी असेंबली कर रही है। जो शहरों का मैनेजमेंट वो नगरम जो कि ट्रेडर्स का एसोसिएशन है वो मैनेज कर रहे हैं। इसी तरह से एक इंस्क्रिप्शन मिलता है उत्तरामेरूर में, ये एक जगह है तमिलनाडु में, वहाँ पर एक इंस्क्रिप्शन मिलता है जो कि ये बताती है कि तमिल सभा कैसे काम करती थी, ठीक है, जो गांव का मैनेजमेंट कैसे होता था। तो उसके अंदर कई सारी कमेटी थी जो अलग अलग काम करती, जैसे इरिगेशन हो गया, गार्डन मैनेजमेंट हो गया, टेम्पल मैनेजमेंट हो गया। तो जो भी एलिजिबल लोग होते थे उनके नाम की जो छोटी छोटी पर्ची बना दी जाती थी पाम लीफ पर, और उसको उठा करके एक घड़े में रख दिया जाता था। उसके बाद एक छोटे बच्चे को बुलाया जाता था और कहा जाता था तुम एक पर्ची निकालो, और जिसका भी नाम आ गया वो उसको कमेटी का इंचार्ज बना दिया जाता था, ठीक है। तो ये उस दौर की डेमोक्रेसी थी। आज के दौर में तो वोटिंग होती है, उस दौर में वोटिंग नहीं होती थी, बस पर्ची में जिसका नाम निकल गया उसको जो है कमेटी का हेड बना दिया जाता था, ठीक है। आज भी जो है कई बार क्लास में मॉनिटर चुनने के लिए लॉटरी सिस्टम
किया जाता है। ठीक है, तो मेंबर सभा का मेंबर कौन हो सकता था? तो जो भी आदमी जो है सभा का मेंबर बनना चाहता था उसके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए थी। तो पहली चीज़, उसके पास ऐसी लैंड हो जिस पर टैक्स कलेक्ट किया जाए, उसके पास खुद का घर हो, 35 से 70 साल की एज हो, उसके पास वेदों की नॉलेज हो, उसके वो जो है एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम उसको आना चाहिए और ऑनेस्ट हो। एक और टर्म्स था कि अगर वो पहले की लास्ट 3 ईयर्स में किसी कमेटी का मेंबर रहा हो तो उसको जो है किसी और कमेटी का मेंबर नहीं बनाया जाएगा। एडिशनली उसको हमेशा अपने अकाउंट की डिटेल देनी है, ऐसा ना हो कि घपला घोटाला किया बैठा हो। तो जो भी प्रॉपर्टी है अपने ही नहीं, अपने रिलेटिव जो है अपनी प्रॉपर्टी की डिटेल देनी है, और उसके रिलेटिव जो है चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते थे। तो इस तरह से उन्होंने ये इंश्योर करने की कोशिश की कि किसी भी तरह से जो इलेक्शन जीत करके आए वो जो है कोई गड़बड़ी ना करें या गड़बड़ी करने की संभावना कम से कम हो। ये तो हुई एलीट क्लास की। कॉमन लोगों की लाइफ स्टाइल कैसी थी? तो कॉमन लोगों के बारे में डिस्क्रिप्शन बहुत कम मिलता है, स्पेशली बहुत जो है कुछ रेयर केसेस हैं। जैसे एक जो है एक सेक्शन मिलता है पेरिया पुराणम का। ठीक है, पेरिया पुराणम तमिल जो है लिटरेचर है जिसमें ऑर्डिनरी लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है कि अदनूर गांव के आउटस्कर्ट में एक पुलैया लोगों का ये एक बस्ती थी। पुलैया कौन है? तो बेसिकली दीज आर द अनटचेबल्स, जो कि गांव के बाहर रहते थे। तो पहली इन्फॉर्मेशन क्या मिली कि ये लोग गांव के बाहर रहते थे। तो इनके घर जो है बड़े छोटे छोटे होते थे। ठीक है, और ये जो है बेसिकली एग्रीकल्चरल लेबर्स थे। ठीक है, ये लोग जो है बहुत छोटे छोटे तरह के काम में इन्वॉल्व थे, और इनके घर जो होते थे वो चमड़े से भरे लदे होते थे। स्पेशली जो है चूँकि इंडियन सोसाइटी में चमड़े का काम को बहुत शुभ नहीं माना जाता। ठीक है, तो इनके घरों में जो है जो छत होते थे वो चमड़े से लदे होते थे। छोटे छोटे जो है मुर्गी के बच्चे जो है वो आसपास यहाँ वहाँ घूमते रहते थे। जो उनके डार्क चिल्ड्रेन थे, काले, चूँकि इनका स्किन कलर डार्क था, इस तरह से आज के दौर में कहना नहीं चाहिए, ये लोग जो है लोहे के जो है ब्रेसलेट पहनते थे। जो एलीट क्लास है गोल्ड पहन रहा है, सिल्वर पहन रहा है, लेकिन ये लोग जो है लोहे के ब्रेसलेट पहनते थे। ठीक है, और ये अपने साथ साथ जो है कुछ छोटे छोटे कुत्ते के बच्चों को लेकर के घूम रहे होते थे। अब इन द शेड ऑफ द अर्जुना ट्री, एक अर्जुन पेड़ के नीचे एक फीमेल जो है वर्कर है वो अपने बेबी को सुला रही है। और किस पे सुला रही है? एक चमड़े के टुकड़े पर। ठीक है, वहाँ पर एक आम का पेड़ है जिसकी ब्रांचेज जो है लटकी हुई हैं। अब वहाँ पर कोकोनट का पेड़ है, ज़मीन में कुछ गड्ढे हैं जहाँ पर कुछ तितिया ने बच्चे दिए हुए हैं। आज सुबह का टाइम है जिसमें जो है मुर्गा बांग दे रहा है ताकि लोग उठ जाएं और अपना काम शुरू करें। इसी तरह से जो है तो पुलैया वेमेन जो है वो गीत गा रही हैं और अपने सर पर जो है पैडी लेकर के घूम रही हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रही हैं। तो इस तरह से उस दौर की जो कॉमन लोगों की सोसाइटी के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिलती है कि वो शहर से बाहर रह रहे हैं और जो है उनकी लाइफस्टाइल जो है, उनके पास सस्ती चीज़ें हैं, चमड़े का काम कर रहे हैं और जो है चमड़े का काम करते हैं, और आसपास जानवर जो है यूं ही भटकते रहते हैं। ठीक है, और वो एग्रीकल्चरल लेबर, ये इन्फॉर्मेशन मिलती है। इसी तरह से एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन और मिलती है चाइना के बारे में कि जिस टाइम इंडिया में कई छोटे छोटे से राजा थे, उसी दौर में चाइना में तांग डायनेस्टी जो है वो रूल करती है, जो कि लगभग 300 साल जो है चलती है। उनकी कैपिटल जो है जियान में थी, जो कि उस दौर के दुनिया के सबसे बड़े शहरों में से एक था, और वहाँ पर दुनिया भर से लोग आते थे। जहाँ तुर्किश आते थे, ईरानियन आते थे, इंडियन, जापानीज़, कोरियन, सब लोग जो है उस शहर में आते थे बिजनेस और दूसरे पर्पज़ से। उन लोगों ने, तांग एम्पायर ने एक बड़ा काम किया, चूँकि राज्य बहुत बड़ा था, तो उन्होंने जो है जो अपॉइंटमेंट करनी शुरू की वो एग्जामिनेशन के बेस पर शुरू की। याद रखिए, दुनिया में पहली बार एग्जामिनेशन के बेस पे अपॉइंटमेंट जो है ये चाइना में ही शुरू हुई है। और जो कोई भी जॉब पर सरकारी जॉब करना चाहता था तो उसको इस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करना चाहता था। और ये काम जो है, जो उनका एग्जामिनेशन सिस्टम था वो 1911 तक चला, मतलब इतनी लंबी ट्रेडिशन रही है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा वीडियो जो और चैप्टर दोनों ख़त्म होता है। वीडियो में जो भी कन्फ्यूजन रहा होगा वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। आशा करता वीडियो पसंद आया होगा। अगर चीज़ें अच्छी लगी होगी तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।